तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। दोस्तों, हम बी एम डबल ई या बी डबल ई का स्टडी कर रहे हैं, जिसे सिविल ब्रांच में बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में बी एम डबल ई के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो जिन बच्चों का ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, उनमें इस सब्जेक्ट को बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि बी डबल ई के नाम से भी जाना जाता है। इसके पहले हमने इस चैप्टर के यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट के 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, जिसका नाम है सिक्योर ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर में के हम लोगों ने 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, जिसका लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और साथ ही साथ कोशिश यह रहेगा कि इसी लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 जो थर्ड हमारा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसी लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए यानी कि खत्म कर दिया जाए, जिसके कारण ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से कहीं ना कहीं आपका 5 नंबर फिक्स होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को 2 लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा आपके सामने यहाँ पे है। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें सेक्शन 2 है। सेक्शन ए है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद सेक्शन बी में हमारा दिया रहेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके एग्जाम के लास्ट यानी कि एग्जाम तक, ठीक है, टोटल आपका जो सिलेबस उसको कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद जो मेन टॉपिक है इसके, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के बारे में, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं उनके बारे में, ठीक है, डिस्कस करेंगे। तो आपको हर एक चीज इस चैनल पर मिलने वाला है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऊर्जा के स्रोत जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें हम लोगों ने किन किन टॉपिक को, ठीक है, कवर कर लिए हैं 2 लेक्चर में। तो यहाँ पे हमारा पहला है, यहाँ देखिए, उष्मा इंजीनियरिंग। इसके बारे में, जिसे थर्मल इंजीनियरिंग बोला जाता है, इसको हम लोग पढ़ लिए। उष्मागतिकी, जिसे इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स बोला जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने, ठीक है, अध्ययन कर लिए हैं इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद हमारा है यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है। तो इन सबके बारे में जो भी है यहाँ पे, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं, कार्यकारी पदार्थ है जिसे वर्किंग, ठीक है, सब्सटेंस बोला जाता है। और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने स्टडी इसके पहले वाले लेक्चर में कर लिया है, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उष्मागतिकी निकाय के बारे में भी हम लोगों ने, ठीक है, जान लिया है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जूम इन करके। निकाय के प्रकार, यहाँ पे कुछ मैं आपको समझाना चाहूंगा। चूंकि निकाय के प्रकार जो है आपका, हम लोगों ने यहाँ पे कार्यकारी पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि निकाय का जो हमारा प्रकार है, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। निकाय के प्रकार 2 लेक्चर में। टाइप्स ऑफ सिस्टम, उष्मागतिकी निकाय 2 प्रकार के होते हैं, 2 आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला हमारा कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के आधार पे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा है वह कार्यकारी पदार्थ यानी जो उसका अवस्था के आधार पे एक होता है, और एक होता है द्रव्यमान एवं ऊर्जा के आधार पर, ठीक है। यानी कि 2 टाइप से इनको, ठीक है, निकाय यानी कि टाइप ऑफ सिस्टम को 2 आधार पे वर्गीकृत यानी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो हम लोग यानी कि इसमें कार्यकारी पदार्थ के सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला देखेंगे, कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के आधार पे, ठीक है। तो इस आधार पे, ठीक है, निकाय 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। क्या समझे हम लोग अभी तक हम लोगों ने, ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक बंद निकाय के, मुझे याद है बंद निकाय, यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को, इसके पहले वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। हम लोगों ने बंद निकाय तक, ठीक है, स्टडी कर लिया, यानी कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो हमको स्टार्ट करना है बंद निकाय से, स्टार्ट करना है कि बंद निकाय के आगे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लोग निकाय के बारे में जाने हैं। उसके बाद निकाय का जो प्रकार होता है, निकाय 2 प्रकार का होता है, ठीक है। निकाय को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग हमारा कार्यकारी पदार्थ, और दूसरा है कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के आधार पे है, ठीक है। और दूसरा हमारा है अवस्था के आधार पे है, कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के आधार पे है। तो हम लोग कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान एवं ऊर्जा के आधार पे हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे देखिए, इस आधार पे निकाय 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला बंद निकाय है, उसके बाद आपका खुला निकाय आएगा,
ठीक है, विलिखित निकाय आएगा, ठीक है, और ऊर्ध्वश्म निकाय। तो 4 प्रकार के आपके निकाय आएंगे। उसके बाद हम बंद निकाय, उसके बाद हम लोग टाइप, यहाँ पे देखो 2 टाइप है, तो हमारा पहला टाइप फिनिश हो जाएगा, 4 टाइप इसमें पढ़ लेंगे, उसका हमारा दूसरा टाइप स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको देखिए नोट्स भी बनाते चलना है। आपको नोट्स तो बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको देखिए यहाँ पे एक तरह से बुक है, लेकिन मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करके नोट इसमें से छांट के लिखवाऊंगा, और आपको लिखते जाना है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और पॉइंट टू पॉइंट आप पॉइंट करके लिखोगे और एग्जाम में उसी तरह लिख कर आओगे तो ठीक है, आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, प्लीज करके, क्योंकि आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप वीडियो सिर्फ देखते जाओगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप लिखते रहोगे और वीडियो को देखते रहोगे तो आपको ज्यादातर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बंद निकाय के बारे में हम लोग जान गए हम, बंद निकाय क्या होता है इसके पहले वाले लेक्चर में, और हम लोग जानेंगे इसमें बंद निकाय के एग्जाम्पल क्या, यानी उदाहरण क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंद निकाय के उदाहरण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, बंद निकाय का उदाहरण क्या होता है। तो यहाँ देखिए बंद निकाय को आप लोगों ने पहले समझ लिया है, और बंद निकाय के उदाहरण को फिर आप एक बार समझ लीजिए, फिर एक बार नहीं, मतलब एक तो एक ही बार है, ठीक है। इसके पहले हम लोग बंद निकाय को समझते हैं। यहाँ पे देखिए बंद निकाय के उदाहरण, बंद निकाय के चूंकि जो उदाहरण है, चलित पिस्टन, यानी कि चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, सिलेंडर विथ मूविंग पिस्टन, ठीक है, चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, ठीक है, चूंकि यह है बंद निकाय के उदाहरण, ठीक है। पहला है चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, दूसरा है बम कैलोरीमीटर, और तीसरा है प्रेशर कुकर, रसोई, रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम फ्रीजर आदि। तो यानी कि चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, इसके बारे में कुछ दिया है तो आप लोग लिख लीजिए। इसमें भरी गैस परिवेश से उष्मा ले व दे सकती है, फैल व सिकुड़ सकती है जब पिस्टन ऊपर व नीचे की ओर गति करता है उस अवस्था में, ठीक है, लेकिन द्रव गैस परिसीमा के आर पार नहीं जा सकती है। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए कुछ समझने के लिए दिया था तो आप समझ सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए इसका इसमें, ठीक है, कि जो भरी गैस होती है वो परिवेश से उष्मा ले व दे सकती है, कि यहाँ से परिवेश जो इसमें, ठीक है, पिस्टन में जो गैस भरी जाती है वो परिवेश से उष्मा ले व दे सकती है, लेकिन ठीक है, और फैल व सिकुड़ सकती है। तो आप पॉइंट करके लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे बंद निकाय के सभी एग्जाम्पल लिख देना, चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, बम कैलोरीमीटर, ठीक है, प्रेशर कुकर, रसोई, रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम फ्रीजर, ठीक है। आप इतना लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा है खुला निकाय। हम लोग समझेंगे कि खुला निकाय होता क्या है, खुला निकाय के बारे में जान लीजिए। यहाँ देखिए खुला निकाय, बंद निकाय हम लोग समझ लिए, खुला निकाय नहीं, जिसे इंग्लिश में ओपन सिस्टम बोला जाता है। तो आप लोग को इंग्लिश बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपका टेक्निकल लैंग्वेज शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रश्न ऐसे पूछ सकता है ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आप ओपन सिस्टम के बारे में नहीं जानोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हिंदी में लिख कर दे देगा, ऐसे लिख देगा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यही है टेक्निकल लैंग्वेज, तो आपको हर चीज जानना जरूरी है। ओपन सिस्टम इंग्लिश में भी दे सकता है ऐसे ओपन सिस्टम, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को पहचानना कि यहाँ की क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्वेश्चन का मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सिर्फ खुला निकाय जानोगे तो आप यहाँ पे वहाँ पे आप जानते हो, क्वेश्चन को जानते हुए भी नहीं करके आ पाओगे, तो इसलिए खुला निकाय भी जानो और ओपन सिस्टम भी जानो, दोनों चीजें जानो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ यहाँ पे जान लेते हैं क्या, जिस निकाय के अंतर्गत, ठीक है, जिस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरी कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसकी ऊर्जा का निकाय से परिस्थान में या परिस्थान से निकाय में सुगमता पूर्वक स्थानांतरण होता रहता है, उस निकाय को खुला निकाय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, जिस निकाय के अंतर्गत, एक मिनट, जिस निकाय के अंतर्गत, ठीक है, निकाय में भरे कार्यकारी पदार्थ, ठीक है, किसमें निकाय में भरे कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसकी द्रव्यमान हो गया और उसकी ऊर्जा का निकाय से परिस्थान में या परिस्थान से निकाय में, ठीक है, कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान से उसकी ऊर्जा का निकाय में, ऊर्जा के निकाय में या फिर परिस्थान में या परिस्थान से निकाय में सुगतमा पूर्वक क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है, उस निकाय को क्या कहते हैं, खुला निकाय कहते हैं। इस निकाय में के अंदर द्रव्यमान का स्थिर होना आवश्यक नहीं है, यह द्रव्यमान के अंदर तथा बाहर बाहर के प्रवाह पर निर्भर करता है, ठीक है। आप खुला निकाय का यहाँ पे डेफिनेशन लिख लोगे, इस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसकी ऊर्जा का निकाय से परिस्थान में परिस्थान से निकाय में सुगतमा पूर्वक स्थानांतरण होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप पॉइंट टू पॉइंट करके कुछ चीजें लिख लोगे। क्या लिखोगे, इस निकाय में निकाय के अंदर द्रव्यमान का स्थिर होना आवश्यक है, ठीक है। निकाय में, सिस्टम में निकाय के अंदर जो होता है द्रव्यमान का स्थिर होना
आवश्यक है। ठीक है, आप पॉइंट करके एक पॉइंट आपका हो जाएगा। आप दूसरा पॉइंट करके ऐसे लिख लोगे कि यह द्रव्यमान की निकाय के अंदर तथा बाहर बाहर के प्रवाह पर निर्भर करता है। ठीक है, यह द्रव्यमान के, ठीक है, द्रव्यमान के निकाय के अंदर, जो निकाय के अंदर तथा बाहर, द्रव्यमान के निकाय के अंदर हो गया और निकाय के बाहर प्रवाह पर निर्भर करता है। दो पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखिए खुला निकाय के बारे में जान लिए, खुला निकाय क्या होता है, और खुला निकाय के कुछ पॉइंट ले लिए, और हम लोग जानेंगे खुला निकाय के एग्जाम्पल क्या है। आगे देख लीजिए खुला निकाय के यहाँ पे देखिए उदाहरण क्या है। यहाँ पे साफ यहाँ पे दिया है खुला निकाय के एग्जाम्पल। यहाँ पे आप खुला निकाय के एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि क्या है। एक मिनट, सेटअप नहीं मुझे सही लग रहा, सही है। खुला निकाय के उदाहरण देखिए, पानी पहिया हो गया, खुला निकाय के उदाहरण मोटर कार, भाप जनित्र। ठीक है, ये तीन प्रकार के हो गए आपके खुला निकाय। बंद निकाय के यानी ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय के उदाहरण देख लिए, उसके बंद निकाय के उदाहरण तो हम लोग ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर व्हील जिसे बोला था इंग्लिश में, इस उपकरण के द्वारा पानी की स्थितिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पानी पहिया, इसके द्वारा क्या किया जाता है, पानी की स्थितिज जो ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप टरबाइन जानते हो, टरबाइन को का नाम आप लोग सुने होंगे। इसमें पानी एक तरफ से अंदर आता है तो दूसरे सिरे से बाहर निकलता है। इस प्रकार निकाय की परिसीमा को पार करता है तथा तथा यांत्रिक कार्य जो कि पहिए के चक्र के कारण प्राप्त होता है, निकाय की परिसीमा को पार करता है। ठीक है, तो ऐसे है, आपको ज्यादा चीजें मतलब कि आपको ज्यादा वो परेशान नहीं होने की जरूरत है। बस आपको खुला निकाय का जो चूंकि परिभाषा है वो लिख देना है, और परिभाषा यदि पूछ रहा है तब, या फिर एग्जाम में पूछ रहा है तब, आपको खुला निकाय का जो डेफिनेशन वो लिख देना, पॉइंट करके जो बताए वो लिख दीजिएगा। उसके बाद खुले निकाय का उदाहरण ऐसे हेडिंग डाल के आप पानी का पहिया, मोटर कार, भाप जनित्र, ठीक है, ये लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। जानकारी के लिए आप इसको जानना चाहो तो या लिखना चाहो तो लिख लो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप देखिए उसके बाद हमारा सी है, यानी कि इसे हमारा चार टाइप का था, चार टाइप का। यहाँ पे पहला का सी है, हम लोगों ने यहाँ पे जाने हैं क्या नाम है कि सिस्टम यानी निकाय हमारा कितने कितने निकाय को वर्गीकरण किया गया। तो निकाय को दो आधारों पर बांटा गया था। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पे, और हमारा था उसमें जो कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पर था, उसमें हमारा चार टाइप के निकाय होते थे। जिसमें से हमारा था, पहला था खुला निकाय, बंद निकाय, उसके बाद दूसरा था हमारा खुला निकाय, और तीसरा है हमारा विलगित निकाय। ठीक है, तीसरा हमारा विलगित निकाय। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। विलगित निकाय को इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश टर्म भी जो यहाँ पे दिया गया है उसको याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। विलगित निकाय को इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। आप देखिए क्या लिखा है, इस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे द्रव्य का न तो द्रव्यमान निकाय से परिस्थान को या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित होता है, और न ही द्रव्य की ऊर्जा निकाय से परिस्थान को या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित होता है। बस निकाय से परिस्थान में स्थानांतरित होगा, या न ही ऊर्जा से निकाय में परिस्थान से स्थानांतरित होगा। इस निकाय को विलगित या विच्छिन्न, देखिए यहाँ पे एक शब्द और मिल गया आपको, विच्छिन्न निकाय भी कहते हैं इसको। विलगित निकाय को एक बार और देखिए, इस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे द्रव्य का न, एक बार मैं फ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस निकाय के अंतर्गत निकाय में, ठीक है, किसमें, निकाय में भरे द्रव, जो निकाय में द्रव जो भरा रहेगा, ठीक है, उसका न तो द्रव्यमान निकाय से परिस्थान को या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित न ही द्रव्यमान निकाय से, द्रव्यमान जो होता है, आप एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। इस निकाय के अंतर्गत निकाय में सिस्टम में भरे जो द्रव भरा रहेगा, ठीक है, जो द्रव भरा, द्रव का न तो द्रव्यमान, जो उसका द्रव्यमान द्रव का जो न तो द्रव्यमान निकाय से परिस्थान को या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित होता है, और न ही द्रव्य की ऊर्जा, जो द्रव्य भरा रहेगा, न ही उसका द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान जो है, न ही द्रव्यमान निकाय से परिस्थान या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित होता है, न ही जो उसकी ऊर्जा होती है द्रव्य की, जो हमारा द्रव्य जो भरा रहता है निकाय में, न ही जो उसकी ऊर्जा होती है वो निकाय से परिस्थान को या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित होती है। आपको समझ में आया होगा कई, मतलब विलगित निकाय क्या होता है। क्योंकि जो निकाय जो होता है हमारे, जो निकाय में जो द्रव्यमान भरा रहता है ना, उसी के बारे में बताया गया है।
जो निकाय जो होता है उसमें द्रव्यमान है, जो द्रव्य भरा रहता है, ठीक है, द्रव्य जो भरा रहता है वो न ही द्रव्यमान है, जो द्रव्य भरा रहता है उस द्रव्य में द्रव्य का द्रव्यमान भी होता है और ऊर्जा भी होता है। तो उसमें उसका जो द्रव्यमान होता है वो न ही निकाय से परिस्थान को या परिस्थान से निकाय में स्थानांतरित होता है, न ही जो उसका ऊर्जा होता है वो निकाय से परिस्थान या परिस्थान से निकाय को स्थानांतरित नहीं होता है। इस निकाय को हम विलगित निकाय या विच्छिन्न निकाय और इंग्लिश में आइसोलेटेड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसका परिभाषा लिख लोगे, डेफिनेशन, और ठीक है यहाँ पे कुछ यदि आपको पॉइंट मिल रहा है तो लिखो, या कोई दिक्कत नहीं है। इस निकाय का न तो परिवेश पर कोई प्रभाव पड़ता है, आप लिख लोगे पॉइंट करके इसे। ठीक है, इस निकाय का न तो परिवेश पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही परिवेश का निकाय पर कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ और आगे लिखा, संपूर्ण ब्रह्मांड को विलगित निकाय माना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉइंट आप लिखोगे, संपूर्ण ब्रह्मांड को क्या माना जाता है, विलगित निकाय माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए आइसोलेटेड सिस्टम, चूंकि इसका यहाँ पे चित्र दिया गया था, आपको चित्र को बना लेना है विलगित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे विलगित निकाय को एग्जाम्पल यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछ लेता है। विलगित निकाय का दो उदाहरण दो उदाहरण लिखिए। तो विलगित निकाय के उदाहरण जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड हो गया एक। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है संपूर्ण ब्रह्मांड को विलगित निकाय कहा है। तो आपका एक हो गया संपूर्ण ब्रह्मांड और दूसरा हो गया थर्मस फ्लास्क और यहाँ पे हार्ट केस। ठीक है, ये है इसके एग्जाम्पल, संपूर्ण ब्रह्मांड, थर्मस फ्लास्क और हार्ट केस। ठीक है, विलगित निकाय के क्या है एग्जाम्पल हम। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 3 निकाय को कवर कर लिए हैं। पहला था हमारा बंद निकाय, क्लोज सिस्टम, दूसरा था ओपन सिस्टम जिसे खुला निकाय बोला जाता है, तीसरा हमारा विलगित सिस्टम जिसे आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, चूंकि ये कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पर, ठीक है, उनके अंतर्गत जो चारों निकाय आते हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 निकाय को पढ़ लिए हैं। चौथा निकाय हमारा रुद्धोष्म निकाय जिसे एडियाबैटिक, ठीक है, सिस्टम जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, ये हमारा कार्यकारी पदार्थ के आधार पे जो था उसमें से लास्ट और आखिरी हमारा ये टॉपिक है उसका। ठीक है, 4 निकाय होते थे जिसमें हम लोगों ने 3 निकाय को, ठीक है, पढ़ लिए हैं और चौथा निकाय और लास्ट और आखिरी हमारा निकाय है, इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आप देखिए, मैं इसको संपूर्ण यहाँ पे पहले ला दे रहा हूँ। हाँ सही है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, रुद्धोष्म निकाय यानी एडियाबैटिक यानी सिस्टम जिसे बोला जाता है, यह वह निकाय है, ठीक है, जिसकी परिसीमा इस प्रकार की होती है कि उष्मा इसके आर पार नहीं जा सकती है। ठीक है, परिसीमा के दोनों ओर चाहे जितना तापमान अंतर हो, इस तरह की परिसीमा को रुद्धोष्म परिसीमा कहते हैं। इस तरह के निकाय में ऊर्जा केवल कार्य रूप में परिवेश को स्थानांतरित होती है। एक बार और समझिए आप, ये क्या है, कह रहा है रुद्धोष्म निकाय होता क्या है, वह निकाय जिसकी परिसीमा इस प्रकार, क्या परिसीमा इस प्रकार होती है, इस प्रकार की होती है कि उष्मा उसके आर पर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसकी परिसीमा इतनी, मतलब कि इस प्रकार बनाई जाती है कि उसमें जो, चूंकि उष्मा जो होता है ना, परिसीमा के आर पार नहीं जा सकता है। ऐसा निकाय जिसकी परिसीमा के आर पर क्या उष्मा नहीं जाता है, उसे रुद्धोष्म निकाय कहा जाता है। ठीक है, नहीं जा सकती है परिसीमा के दोनों ओर चाहे जितना भी ताप अंतर हो। ठीक है, ताप अंतर, इस तरह की परिसीमा को रुद्धोष्म परिसीमा कहते हैं। इस तरह के निकाय में ऊर्जा केवल कार्य रूप में परिवेश को स्थानांतरित कर रहा है। तो आप, ठीक है, आप बना के लिख सकते हो। ठीक है वह निकाय, ठीक है, वह निकाय जिसमें परिसीमा के आर पार उष्मा नहीं जा सकती है, रुद्धोष्म निकाय कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने चारों निकाय को कवर कर लिए। यहाँ देखिए, निकाय 2 टाइप से होते थे। 2 टाइप्स में से पहला हमारा टाइप था कार्यकारी पदार्थ की द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पे। ठीक है, हमारा पहला टाइप यही था। ठीक है, द्रव्यमान था और ऊर्जा था, द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पे हम लोग पढ़े हैं कार्यकारी पदार्थ का। और दूसरा हमारा यहाँ पे आ गया उसी में, और उसमें इसमें 4 टाइप के होते थे। ठीक है, तो 4 टाइप हम लोग समझ लिए ऊपर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरा हमारा टाइप है कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के आधार पे। इस आधार पर निकाय 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस आधार पर निकाय तो 4 प्रकार के होते थे, लेकिन इस आधार पे हमारा जो दूसरा टाइप है कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के जो आधार पे था, वो द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पे था, लेकिन यहाँ पे हमारा है अवस्था के आधार पे। ठीक है, तो इस आधार पे हमारे निकाय कितने प्रकार के होते हैं? सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के थे। पहला कौन है? समांग निकाय, और दूसरा है विषमांग निकाय। तो और समांग और विषमांग को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले 4 निकाय को समझे, उसके बाद ठीक है हम लोग 2 निकाय हमारा समांग और विषमांग निकाय, इन
यहाँ पे इन निकायों को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। आप देखिए, तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस चैनल पे आपका जो BMEE है, ठीक है, इसके बेस्ट क्वेश्चन यानी कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको इस चैनल पे बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ आप देखिए, हमारा है कार्यकारी पदार्थ की अवस्था के आधार पे। पहला हमारा समांग निकाय है, होमोजीनियस सिस्टम जिसे बोला जाता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है। वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में हो, समांग निकाय कहलाता है। ठीक है, जिसमें ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक ही अवस्था में हो, ठीक है, एक ही समांग, ठीक है, समांग यानी समान अवस्था में हो, समझ रहे हैं ना आप। समांग निकाय यानी कि समान अवस्था में ऐसा निकाय जिसमें द्रव्य और कार्यकारी, जो उसमें कार्य करने वाले जो पदार्थ होते हैं या द्रव्य जो होते हैं, एक ही, ठीक है, एक ही अवस्था में हो, ठीक है, क्या कहलाता है, समांग निकाय कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। बर्फ हो गया, बर्फ पानी शुष्क वाष्प, ठीक है, अमोनिया का पानी में मिश्रण, तो ये सारे क्या हैं, वायु का शुष्क वाष्प में मिश्रण, पानी का नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रण, ये सब समांग निकाय के क्या है, एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा है विषमांग निकाय। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषमांग निकाय क्या होता है, वह निकाय जिसमें द्रव या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित हो। विषमांग, ठीक है, विषमांग है, यहाँ पे अधिक से अधिक, यहाँ पे अधिक अधिक एक से अधिक पदार्थ यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे समांग यानी समान पदार्थ, यानी कि एक ही पदार्थ से जो जो कि एक ही पदार्थ की अवस्था थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, विभिन्न पदार्थों की अवस्था है। यहाँ पे देखिए वह निकाय जिसमें द्रव या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमांग निकाय कहलाता है। अब इससे आसान और इजी परिभाषा आपका डिफिनेशन हो भी नहीं सकता, तो आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यदि कार्यकारी पदार्थ दो अवस्थाओं का मिश्रण होता है तो इसे द्वि अवस्था निकाय, एवं यदि कार्यकारी पदार्थ में तीन अवस्थाओं का मिश्रण होता है तो इसे त्रि अवस्था निकाय कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। जहाँ पे दो 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 अवस्थाओं का मिश्रण होगा, ठीक है, यदि कार्यकारी पदार्थ है, यहाँ पे जो कार्यकारी पदार्थ है, यदि दो अवस्थाओं का मिश्रण होगा यहाँ पे तो उसे द्वि अवस्था निकाय, एवं यदि तीन पदार्थों का मिश्रण होगा, कार्यकारी पदार्थ तीन होंगे तो इसे त्रि अवस्था निकाय कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। विषमांग समांग निकाय का एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, उसके बाद विषमांग निकाय का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। विषमांग निकाय का यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला हमारा है बर्फ पानी के साथ मिश्रण। ठीक है, एक मिनट बस, सही है। यहाँ देखिए, बर्फ का पानी के साथ मिश्रण, जो बर्फ होता है उसका पानी के साथ मिश्रण, ये विषमांग निकाय है। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, पानी का पारे मरकरी के साथ मिश्रण, तीसरा है पानी का गैसोलीन के साथ मिश्रण, और चौथा है वायु का आर्द्र वाष्प के साथ मिश्रण। ठीक है, तो ये हमारा चार जो है इस मतलब एग्जाम्पल थे उसके किसके, विषमांग, जो हमारा विषमांग निकाय था उसके। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग इसके पहले किन किन टॉपिक को पढ़े हैं। ठीक है, पहला हमारा था निकाय। निकाय के ही बारे में हम लोग जाने पहले कि निकाय क्या होता है। निकाय को समझने के बाद, ठीक है, निकाय के समझने के बाद निकाय के प्रकार हम लोग जाने। तो निकाय के प्रकार दो टाइप से होते थे। दो टाइप में से पहला था हमारा कार्यकारी पदार्थों का द्रव्यमान और ऊर्जा के आधार पे था। तो वह जो था हमारा पहला टाइप जो था, उसमें चार प्रकार के निकाय आते थे, जिसको हम लोगों ने, ठीक है, अभी भी मेंशन किए। दूसरा हमारा था कार्यकारी पदार्थों की अवस्था के आधार पे। इसमें हमारा क्या था, दो टाइप के निकाय होते हैं। ठीक है, चार टाइप के निकाय आपको पता है, ओपन निकाय, ओपन सिस्टम, ठीक है, और क्या नाम, क्लोज हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक है, और था रुद्रस्म सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा इसमें था समांग और विषमांग। ठीक है, यहाँ पे दो, यानी कि हम यहाँ तक आपको समझ, निकाय के बारे में टोटल, यानी कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है निकाय, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और प्रकार में भी कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी कार्य। यहाँ से कहाँ जा रहा है भाई ये, ऊष्मागतिकी कार्य, इसको हम लोग समझते हैं कि ऊष्मागतिकी कार्य क्या होता है। थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक वर्क इसे बोला जाता है इंग्लिश में। ऊष्मागतिकी कार्य को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कई प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कई प्रकार है, चूंकि जो भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, वो उसे मतलब डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा।
क्या है, निकाय एवं परिवेश के मध्य किसी मात्रा निरपेक्ष गुण तापमान को छोड़ते हुए में अंतर के फलस्वरूप उनके बीच होने वाले ऊर्जा हस्तांतरण को बिना द्रव्यमान हस्तांतरण किए हुए कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला डेफिनेशन। सेकंड है आपका, किसी दी हुई प्रक्रिया के दौरान निकाय द्वारा कार्य को किया गया मानेंगे यदि निकाय का परिवेश पर प्रभाव का भार उठाए जाने के रूप में परिवर्तित किया जा सके। ये रहा आपका दूसरा। तीसरा है आपका, ऊष्मागतिकी कार्य एक ऊर्जा हस्तांतरण है। जो ऊष्मागतिकी कार्य क्या है, एक ऊर्जा हस्तांतरण है जो तापांतर के अलावा, ठीक है, किसी अन्य कारण से भी हुआ हो। ठीक है, ये रहा आपका तीसरा डेफिनेशन। चौथा है, ऊष्मागतिकी कार्य का मान दाब आयतन आरेख के शुद्ध क्षेत्रफल के बराबर होता है। चूंकि हमको ये डेफिनेशन चूंकि बहुत ही अच्छा लगा है, ये आपका है यहाँ पे, ऊष्मागतिकी कार्य का मान दाब आयतन आरेख के शुद्ध क्षेत्रफल के बराबर होता है। कार्य यानी कि W बराबर आपका वक्र, ठीक है, 1 - a b का क्षेत्रफल, यानी कि W बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए समाकलन का आपका यहाँ पे सिंबल लगाया गया है PdV। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देखिए, इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आप ठीक है इन सूत्र को मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्र ये आप चित्र भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप पॉइंट करके कुछ और लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं, आप लिखोगे कार्य को धनात्मक लिया जाता है जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। कार्य को धनात्मक लिया जाता है जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है, एवं कार्य को ऋणात्मक लेते हैं जब परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य किया जाता है। समझ पा रहे हो आप पॉइंट करके क्या लिखोगे, आप डेफिनेशन लिख लोगे, उसके बाद इसका फार्मूला लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कार्य को धनात्मक लिया जाता है जब निकाय द्वारा परिवेश पर, किसके द्वारा, निकाय द्वारा किस पे कार्य किया जाता है, परिवेश पर कार्य किया जाता है। समझ पा रहे हो आप, तब क्या लिया जाता है, धनात्मक। कार्य को धनात्मक कब लिया जाता है, जब निकाय, आप लिखोगे जब निकाय द्वारा, यहाँ पे आप पॉइंट करके इसे लिख दोगे कि जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है तो कार्य को धनात्मक लिया जाता है, और जब कार्य को ऋणात्मक कब लिया जाता है, जब परिवेश द्वारा निकाय पर, जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य करोगे तो धनात्मक लोगे कार्य को, लेकिन जब आप परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य करोगे, जब निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य करोगे तो धनात्मक लोगे, लेकिन जब परिवेश द्वारा निकाय पर कार्य करोगे तब आप क्या करोगे, ऋणात्मक लोगे। समझ में आ रहा है आपको, तो 2 पॉइंट आपको लिख लेना है और डेफिनेशन लिख लेना है और उसकी परिभाषा लिख देना ऊष्मागतिकी का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम पढ़ेंगे अब ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। क्या पढ़ेंगे, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम के अनुसार, यहाँ पे देखिए मैं इसको सही कर दे रहा हूँ एक बार, हाँ सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या था, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, ऊष्मागतिकी संतुलन, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी होता है संतुलन की अवस्था में, ठीक है, संतुलन में है तो वे आपस में भी संतुलन यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझ पा रहे हैं आप, यदि दो निकाय तीसरे निकाय के साथ, ठीक है, मान लीजिए कि A + B 2 निकाय हैं, कोई तीसरा निकाय C है के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में है, इसके साथ भी ऊष्मागतिकी संतुलन में है, तो वे आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपस में, तीनों आपस में क्या होंगे, उसमें संतुलन में होंगे। दो निकाय जब ऊष्मा संतुलन में है, ऊष्मागतिकी संतुलन में है, आप देखिए जब यहाँ पे जब दो निकाय जो है किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में है, तो ये आपस में क्या होंगे, उसमें संतुलन में होंगे। ठीक है, जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ, ठीक है, आपको मैं समझाने की कोशिश किया, जब दो निकाय, तीसरा निकाय ये है, इसके साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में होंगे तो आपस में क्या होंगे, उसमें संतुलन में होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे कुछ लिखा है, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आप इतना आप डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, बस उतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे आप समझ लीजिए जो लिखा है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम तापमान मापन का आधार है। तापमान पदार्थ का गुण है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम तापमान मापन का आधार है। पॉइंट करके आप लिखोगे इसको, ऐसे पॉइंट बना दोगे और उसके बाद इसको लिखोगे, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम तापमान मापन का क्या होता है, आधार होता है। ठीक, कितना लिखने के बाद आप देखिए तापमान पदार्थ का गुण है। यदि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है तब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है,
जैसे उष्मा एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरित होती है, यानी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई छड़ है ये, ठीक है, इस ये छड़ क्या है, हीट है, ये छड़ क्या है, गर्म होता है, मान लीजिए गर्म है, और एक छड़ आप रख रहे हो गर्म नहीं है, तो यानी कि जो छड़ गर्म यानी हीट रहेगा, ठीक है, इसमें से उष्मा स्थानांतरित होगी और धीरे धीरे, ठीक है, ये भी छड़, इस छड़ में भी क्या है, हीटिंग की अवस्था आ जाएगी, नहीं तापमान की अवस्था आ जाएगी, ये भी छड़ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि देखिए यहाँ पे लिखा है साफ 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 लैंग्वेज में, एक मिनट, लिखा है कि अब देखिए यदि एक पिंड का तापमान दूसरे पिंड के तापमान से अधिक है, ठीक है, तब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। यदि समान रहेगा तो ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होगा। यदि एक पिंड, मान लीजिए हमारा ये एक पिंड है और दूसरा पिंड है, यदि इसका तापमान समान है दोनों का, तो इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होगा, लेकिन इसका अधिक है तो, और इसका कम है, ठीक है, तो तब यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जब इसका तापमान कम है, इसका अधिक है, या फिर इसका अधिक है, इसका कम है, तब जाकर के उष्मा का हस्तांतरण होता है, और जब समान हो जाता है तो उष्मा का हस्तांतरण नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे उष्मा का एक वस्तु से दूसरी वस्तु का स्थानांतरित होती है, तो ये था और कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पे देखिए इसको भी कुछ समझाया गया, सत्यापन किया गया नियम का सत्यापन के लिए, लेकिन 3 निकाय निकाय यहाँ पे नियम का सत्यापन कहेगा तो आप ऐसे मान करके लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। S1 S2 S3 दिया है, ठीक है, लेते हैं जो परिवेश से विलगित है, आइसोलेटेड हो, माना दो निकाय S1 और S2, ठीक है, तापी साम्यता में, यानी साम्य अवस्था में है दोनों निकाय S1 और S2, और S2 तथा S3 भी तापी साम्यता में, S1 S2 भी ताप की साम्य अवस्था में है, और S2 S3 भी तापी साम्यता में है। जब S1 और S2 को संपर्क में लाते हैं, S1 और S2 को, ठीक है, तब दोनों निकायों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः S1 तथा S2 आपस में तापी साम्यावस्था में होंगे, या S1 तथा S2 का तापमान बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको समझना चाहा हूँ कि मतलब क्या होता है कि निम्न उष्मा का हस्तांतरण निम्न, ठीक है, निम्न स्तर से उच्च स्तर में होता है, ठीक है, सॉरी उच्च स्तर से निम्न स्तर में होता है, नहीं कि कोई दो राड आप लोगे, एक राड गर्म रहेगा, अधिक गर्म होगा हीट रहेगा, और एक कम हीट रहेगा, ठीक है, तब उष्मा का हस्तांतरण होगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का हीटिंग समान हो जाएगा, यानी कि तापमान समान हो जाएगा, तब उष्मा का हस्तांतरण वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप देखिए उष्मागतिकी का शून्यता नियम तापमान, यहाँ पे देखिए कुछ उसके नियम के बारे में और भी मेंशन किया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ये फिगर आप बना लीजिएगा। उष्मागतिकी का शून्यता नियम तापमान मापन मापन के लिए आधार प्रदान करता है। उष्मागतिकी का शून्यता जो नियम होता है, ठीक है, पॉइंट करके इसको भी लिख लेना उसमें। उष्मागतिकी का शून्यता नियम तापमान मापन के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, नहीं तापमान मापन के लिए प्रयोग किया गया था, मैंने आपको इसके पहले जो लिखा था पॉइंट, मैंने आपको पॉइंट में बता दिया है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तापमान मापन यंत्र थर्मोमीटर को तीसरी वस्तु माना जाता है, और यह तापमान मापी जाने वस्तु की एक निकाय स्केल से तुलना करता है। ठीक है, तो यही थी चीजें, यहाँ पे आप लोग उष्मागतिकी के बारे में समझे हो, और उष्मागतिकी के बारे में हम लोग जाने हैं क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी, लेक्चर बड़ा हो रहा है, लगभग 33 मिनट का लेक्चर हो गया हमारा। ठीक है, तो कोशिश यही की जाएगी कि लेक्चर को यहीं पे फिनिश किया जाए, नहीं लेक्चर को ऐसा किया जाए कि इसी इसी वीडियो में लेक्चर को टोटल कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे कि हमारा, ठीक है, एग्जाम को भी देखना है, लगभग जून में भी एग्जाम कराने की संभावना है। तो अगले चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर पे हम लोग जल्द से जल्द पहुंचेंगे, और हर चैप्टर को चैप्टर वाइज कवर करते जाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द। तो चलिए इसी लेक्चर में हम कोशिश कर रहे हैं, इसी लेक्चर में इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर लिया जाए, यानी फिनिश कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अब ऊर्जा, ठीक है, जिसे इंग्लिश में एनर्जी बोला जाता है। उष्मागतिकी को आप लोग समझ में, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे हम लोग ऊर्जा से फिर पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा क्या होता है, आपको क्या लिखना है, नोट में लिखना है कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे, बस एक छोटा सा लाइन लिख दोगे, कार्य करने की, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। अब पॉइंट करके जो जो मैं बताऊंगा पॉइंट करके आप लिखोगे। ठीक है, अभी नहीं, अभी आप समझ लो क्या होता है। यह किसी भी पदार्थ में उसकी उत्तेजित या चल अवस्था द्वारा प्रदर्शित होती है, या पदार्थ के साथ संगुणित होती है। ऊर्जा को नष्ट नष्ट किया जा सकता है, सॉरी, न नष्ट किया जा सकता है, और न ही उपजाया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। अतः यह कई रूपों में है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ठीक है, संहत ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए
आप क्या लिखोगे इसमें, ऊर्जा में आप क्या लिखोगे, ऊर्जा में लिखोगे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, डेफिनेशन हो गया। पॉइंट करके आप क्या लिखोगे, पदार्थ पदार्थ के साथ संगुणित होती है, ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, पदार्थ के साथ संगुणित होती है। फिर आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, और न ही बनाया जा सकता है, न ही उपजाया जा सकता है, इतना लिखोगे, ठीक है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऊर्जा की आवश्यकता है, यहाँ पे नेसेसरी ऑफ एनर्जी कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जा रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार रिकॉल करके दिखा दूं ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया, डेफिनेशन लिख लीजिएगा और पॉइंट करके आपको क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग समझे हैं उष्मागतिकी के कारण थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे मैंने आपको बोला है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और पॉइंट करके मैंने बताया क्या लिखिए, उष्मागतिकी का शून्यवा नियम में भी हम लोगों ने पढ़े हैं कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ठीक है। तो बस यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे ऊर्जा हमारा यह टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो मैंने आपको ऊर्जा के बारे में बताया कि ऊर्जा का डेफिनेशन लिख लो आप, और सिंपल डेफिनेशन लिखो, और क्या है कि 1 मिनट, सही है। ऊर्जा का सिंपल डेफिनेशन लिखो और पॉइंट करके मैं जो बताया उसको लिख लो, बस खत्म है। उसके बाद ऊर्जा की आवश्यकता यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है। तो ऊर्जा की आवश्यकता आपको पता है, वैसे ही लिख दो कि ऊर्जा की क्यों आवश्यकता है। चल फिरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, यदि हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, ठीक है, घूम नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, कोई काम नहीं कर सकते हैं। यदि इंजन में, किसी इंजन में भी ऊर्जा नहीं रहे, ठीक है, तो ठीक है, तो उस वो इंजन क्या है, एक रद्दी के समान है, ठीक है, उस इंजन का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप आम भाषा में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ऊर्जा ऊर्जा रहेगा तभी किसी चीज की वैल्यू है, ठीक है। यदि आपके शरीर में ऊर्जा है तो आप किसी काम को कर पाओगे, यदि किसी मशीन में ऊर्जा है तो आप किसी की काम को कर पाए, ठीक है, मशीन भी किसी काम को कर पाएगा। तो इसलिए ऊर्जा की, ठीक है, ऊर्जा की बेहद मतलब बहुत जरूरी, मतलब बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके बना के लिख दोगे, कुछ नहीं था इसमें। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। विद्युत ऊर्जा के लाभ क्या हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के लाभ के बारे में समझ लीजिए, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। विद्युत ऊर्जा के लाभ, विद्युत ऊर्जा के निम्नलिखित लाभ है, कौन कौन से हैं। विद्युत ऊर्जा को सरलता से ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत आपके घर आई है तो आप उसको, इसके द्वारा क्या कर सकते हो, विद्युत सॉरी हीटर जला सकते हो, ठीक है। उससे ऊर्जा को आप इन्वर्टर के द्वारा, ठीक है, आप इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। फैन चलाओगे, विद्युत मोटर चलाओगे, तो यानी कि वही कहने का तात्पर्य इसका कि विद्युत ऊर्जा को सरलता से, यानी बहुत ही आसानी से ऊर्जा को, ठीक है, अन्य रूपों में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा के लाभ है कि विद्युत ऊर्जा को बहुत ही आसानी वे में, ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं किसी अन्य ऊर्जा में, समझ पा रहे हैं आप। ऐसे लिख सकते हैं कि अन्य ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बहुत ही आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा लिखोगे कि विद्युत ऊर्जा के उपयोग से समय की बचत होती है, ठीक है। इसके उपयोग से समय की क्या होती है, बचत होती है। या फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सुगमता से हो सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखोगे, इसके द्वारा चलने वाले यंत्रों की दक्षता अधिक होती है, जिनका चालन, नियंत्रण एवं नियामक सुगम होता है, ठीक है। जो इनके द्वारा जो यंत्र चलती है, क्या उनकी दक्षता शक्ति अधिक होती है, और उनको बहुत ही आसानी से बंद किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से चालू किया जा सकता है। विद्युत ऊर्जा अनुप्रयोग स्तर पर धुआं तथा धूल आदि नहीं होते हैं तथा वह साफ सुथरा रहता है। यहाँ पे धुआं धूल का कोई यहाँ पे मैटर नहीं, मामला नहीं होता है, साफ और, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। उसके बाद यहाँ पे शक्ति पावर प्लांट, यहाँ तक आप विद्युत ऊर्जा के लाभ, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में आपको समझ में आया कि लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है। लाभ आपको, आई होप आपको लाभ आपको समझ में आया होगा कि विद्युत ऊर्जा के क्या क्या लाभ होते हैं। आप लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि लिखने से, ठीक है, ज्यादातर समझ में भी आती हैं, ठीक है। आप समझोगे, उसके बाद लिखोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में अधिक से अधिक चीजें घुसेंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा शक्ति प्लांट, जिसे पावर प्लांट बोला जाता है, ठीक है। शक्ति प्लांट क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारा है शक्ति प्लांट, जिसे इंग्लिश में पावर प्लांट बोला जाता है। शक्ति प्लांट के बारे में देख लीजिए, वह स्थान जहां पर अनुप्रयोगी ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए मशीनों व उपकरणों, टूल्स की व्यवस्था की जाती है,
शक्ति प्लांट कहलाता है। जैसे कि विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए शक्ति प्लांट यानी पावर प्लांट लगाया गया स्थापित किए जाते हैं, जहां प्राकृतिक पदार्थों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। शक्ति प्लांट प्राकृतिक पदार्थों के आधार पर निम्नलिखित होते हैं। पहला उष्मी शक्ति प्लांट, जल शक्ति प्लांट और न्यूक्लियर शक्ति प्लांट आदि। ये सारे हमारे शक्ति प्लांट है। वह स्थान जहाँ पर अनुप्रयोगी ऊर्जा को, आप क्या लिखोगे शक्ति पावर प्लांट में, क्या लिखोगे, लिखोगे कि वह स्थान जहाँ अनुप्रयोगी ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में, यानी कि खराब ऊर्जा को, यानी कि व्यय ऊर्जा को, ठीक है, जो ऊर्जा उपयोग में न किया जाए, ठीक है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए मशीनों व उपकरणों की व्यवस्था की जाती है, शक्ति प्लांट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत ही इजी ले में खुद डेफिनेशन दिया है, तो आप यहाँ पे बना के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वह स्थान जहाँ पे अनुप्रयोगी ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में बदलने के लिए मशीनों व उपकरणों की व्यवस्था की जाती है, शक्ति प्लांट कहलाता है। जैसे कि विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए शक्ति प्लांट यानी कि पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका, यहाँ पे आपको शक्ति प्लांट भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक नंबर यहाँ पे देखिए अगला है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से बनता है, इसके बारे में, इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, सिक्योर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम भी यही है। ठीक है, यहाँ पे प्राय सभी प्रकार की ऊर्जा प्रकृति, यानी कि कहानी तो अब लग रहा है शुरू है क्या, प्राय सभी प्रकार की ऊर्जा प्रकृति से ही प्राप्त होती है। प्रकृति में ऊर्जा के अनेक स्रोत हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, ऊर्जा के स्रोत है यहाँ पे। 1 मिनट वीडियो देख रहे हैं, वीडियो हमारा एक बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है यार, 41 मिनट का वीडियो हो गया हमारा, तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। तो सोच रहे हैं कि इस जो यहाँ पे जितना क्योंकि यहाँ से जो भी टॉपिक बच रहा है इसको अगले वीडियो में, ठीक है, एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो चूंकि ऊर्जा के स्रोत हैं जो यहाँ से हम लोग, ठीक है, यहाँ से ऊर्जा के जो स्रोत है सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे और बहुत ही आसान लय में समझेंगे, और रटने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, कोशिश यही किया जाएगा कि चीज़ों को कम से कम रटा जाए और अधिक से अधिक समझा जाए। तो इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, तो वीडियो को बस यहीं पे मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है अपना, और सिलेबस देखना है, सिलेबस को कवर करना है, और आपका भी सिलेबस को कवर करना है। तो आपका सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होने की बजाय मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो ठीक है पसंद आया है या नहीं आया, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। और चूँकि आपको आपके कमेंट करने से क्या होता है कि एनर्जी प्राप्त होती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। तो वीडियो को मैं एंड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेहनत लगता है, क्योंकि वीडियो को बनाया जाता है, एडिट किया जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, टाइम भी वेस्ट होता है। और सिलेबस भी, अपना भी सिलेबस देखना है और आपका भी सिलेबस देखना है, तो इसमें टाइम भी वेस्ट होता है ज़्यादा। तो मेहनत का आप थोड़ा सा लिहाज कीजिए, यानी कि रिस्पेक्ट दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस जो चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ओवरऑल के हमारा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।